नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज का संवाद हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय पत्र के छात्रों के लिए केंद्रित है। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद रचित अजात शत्रु नाटक पर थोड़ा विचार करेंगे। अजात शत्रु नाटक पर बाकी बातें अगले संवादों में होंगी, पर उससे पूर्व उसकी भूमिका के तौर पर आज कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि हमारे छात्र अजात शत्रु से अर्थात अजात शत्रु नाटक से एवं अजात शत्रु नामक उस नाटक के नायक से थोड़ा परिचित हो सकें और धीरे धीरे इसके बाद फिर अजात शत्रु के विभिन्न पक्षों पर हम लोग विचार करेंगे। 1922 में यह नाटक प्रकाशित हुआ था और नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद इसके पहले ही हिंदी जगत के सामने आ चुके थे। राज्यश्री नाटक का प्रकाशन हो चुका था, विशाख नाटक का प्रकाशन हो चुका था, पर यह भी ध्यान देना होगा कि इन दोनों राजश्री और विशाख में आगे चलकर प्रसाद जी ने थोड़ा परिवर्तन किया। यहां तक कि अजात शत्रु का भी जब दूसरा संस्करण निकला तो वह परिवर्तित रूप में निकला। अजात शत्रु के प्रथम संस्करण में बीच बीच में पद्यांश भी मिलते हैं, जिनका प्रयोग विभिन्न पात्र एक दूसरे के बीच में बातचीत के बीच में करते थे। पर वह पद्यांश जो कथोपकथन के रूप में पात्रों द्वारा प्रयुक्त होते थे प्रथम संस्करण में, उनको द्वितीय संस्करण में प्रसाद जी ने हटा दिया। इस प्रसंग को रखने का उद्देश्य बस इतना है कि प्रसाद जी अपने नाटकों पर कितनी गंभीरता से काम करते थे, विचार करते रहते थे, और यदि उन्हें लगा कि भाई इसको थोड़ा परिवर्तित करना चाहिए तो उसमें उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती थी। इस नाटक अजात शत्रु का जो कथानक है उसका संबंध बौद्ध काल से है। इसकी कहानी 3 जगहों पर घटित होती दिखाई गई है नाटक में: मगध, कौशल और कौशाम्बी। 3 प्रसिद्ध स्थलों पर इस नाटक की घटनाएं घटती हैं और यह नाटक 3 अंकों में विभाजित भी है। एक पात्र है इसके राजा बिंबिसार। जीवन के प्रति उनकी बहुत आसक्ति नहीं है, थोड़ा विरक्त भाव रखते हैं वह। कहना ना होगा कि यह प्रभाव उन पर जो था जीवन के प्रति विरक्ति का, यह बौद्ध धर्म का प्रभाव था। बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ही राजा बिंबिसार जीवन के प्रति थोड़े उदासीन लगते हैं और राजमहलों में तो परस्पर द्वेष, परस्पर ईर्ष्या, इस तरह का वातावरण होता ही है।
तो पारिवारिक कलह के कारण वो दुखी रहते थे। और एक दिन जब भगवान बुद्ध का आदेश हो गया, मिल गया उन्हें, तो उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अजातशत्रु को सौंप दिया और पूरी तरह राजकाज से मुक्त हो गए, विरक्त हो गए। अब ये सारी घटनाएं घट रही हैं मगध में, मगर मगध में घट रही घटनाओं का प्रभाव केवल मगध पर ही नहीं पड़ता, आसपास के राज्य भी उससे प्रभावित होते हैं। तो मगध की घटनाओं ने प्रभावित किया बगल के राज्य कौशल को। कौशल के राजा थे प्रसेनजित और युवराज थे विरुद्धक। उनमें आपसी विरोध होता है अजातशत्रु का जो राज्याभिषेक हुआ उसको लेकर। और कौशल में भी युवराज विरुद्धक अपने पिता के विरुद्ध हो जाते हैं। उनकी मां शक्तिमती, वह भी अपने पुत्र का साथ देती हैं। और इस तरह की घटनाएं कौशल में घटती हैं। तो नाटक में एक तरफ हो गए युवा पीढ़ी के अजातशत्रु और विरुद्धक, और दूसरी तरफ इनके विरोध में उदयन और प्रसेनजित का चरित्र दिखाई देता है। और फिर ये घटनाएं तो घटती ही हैं, विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन नाटक का अंत जो होता है उस पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव है, पश्चाताप होता है उसके चरित्रों को, और नाटक की परिसमाप्ति शांत रस में होती है। इस नाटक के शिल्प पर विद्वानों ने पाश्चात्य नाटकों के प्रभाव को परिलक्षित किया है, क्योंकि नाटक की जो शुरुआत होती है वह एक परस्पर विरोध की दृष्टि से होती है, विरोध की स्थिति से होती है। और यह पहचान है पाश्चात्य नाटकों की, जहां अक्सर विरोध के साथ, विषमता के साथ कथा का प्रारंभ होता है। अजातशत्रु नाटक में यह विरोध दो रूपों में हमारे सामने दिखाई देता है। एक तो सम्राट बिंबिसार के मन में आंतरिक पश्चाताप है, आंतरिक क्षोभ है, तो यह उनका आंतरिक द्वंद्व है, उनकी आंतरिक विषमता है राजकाज के प्रति, जिस स्थिति में परिस्थितियों ने उन्हें रखा है, और जो उनकी आंतरिक मनोदशा है, इसमें एक विरोध की स्थिति है। एक राजा विरक्त हो जाए राज्य से, राजकाज के प्रति उदासीन हो जाए, तो यह तो आंतरिक द्वंद्व होगा ही। और दूसरा एक बाह्य संघर्ष है। बाह्य संघर्ष का संबंध बाहरी स्थितियों से है, दुनिया की स्थितियों से, उनके राज्य में घट रही घटनाओं से। दुनिया कहने का तात्पर्य यही है, लौकिक जगत। तो राजनैतिक स्तर पर जो संघर्ष है वह बाह्य संघर्ष है। तो ये दो संघर्ष हैं अजातशत्रु में, आंतरिक मनुष्य के मन का आंतरिक संघर्ष, और बाहर की जो घटनाएं घटती हैं वह है बाह्य संघर्ष। और नाटककार ने इन दोनों संघर्षों का समाधान बौद्ध धर्म में करवाया है, कि बौद्ध धर्म से प्रेरणा पाकर इन संघर्षों का शमन हो सकता है। तो
कहने का मतलब यह है कि नाटक में बिल्कुल दो प्रकार के चरित्र खींचे गए हैं। एक चरित्र जो सद्विचारों को लेकर हमारे सामने दिखते हैं, और दूसरे प्रकार के चरित्र हैं जो थोड़े राक्षसी प्रवृत्ति कह लें, जिनमें जिनकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी नहीं है, और इन दोनों के बीच संघर्ष दिखाया है लेखक ने। और इन सब के मूल में है अजातशत्रु, जिसके नाम पर नाटक का नामकरण हुआ है। क्योंकि जितने भी संघर्ष हैं नाटक में दिखाए गए, उन सब में प्रमुख भूमिका है अजातशत्रु की। अजातशत्रु के चरित्र को अगर देखें तो बहुत आदर्श चरित्र हम उसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन नायक वह है। क्योंकि नाटक का जितना कथा चक्र है वह उसके आसपास ही घूमता है, वह केंद्र में है। भगवान बुद्ध है उस नाटक में, लेकिन नायक अजातशत्रु है। बुद्ध एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं, जिनके प्रभाव से इन संघर्षों का शमन होता है और सारी घटनाओं की समाप्ति शांत रस में होती है। यह बुद्ध का प्रभाव है। पर नायक अजातशत्रु है, जिसके नाम पर यह नाटक नामकरण हुआ। तो जैसा कहा गया कि बिंबिसार का पुत्र है मगध के सम्राट बिंबिसार। विद्वानों ने ईसा पूर्व 543 में बिंबिसार का जन्म माना और ईसा पूर्व 411 में उनकी मृत्यु मानी है। प्रसाद जी के नाटकों में एक महत्वपूर्ण चीज है कि उनके नाटकों की भूमिका में वह ऐतिहासिक परिदृश्य को स्पष्ट कर देते हैं, जिससे नाटक को समझने में बहुत आसानी होती है। तो प्रसाद के नाटक उनकी भूमिकाओं के कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। विराट ऐतिहासिक परिदृश्य को प्रसाद जी प्रस्तुत कर देते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि अजातशत्रु संबंधी जो चर्चा होती है उसके मुख्य आधार महावंश, जातक ग्रंथ, जैन सूत्र, थेरी गाथा, धम्मपद, विनय पटक, मध्यम निकाय जैसे प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ हैं। उनके बारे में हमको अजातशत्रु के बारे में इन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। अजातशत्रु का जो कथा प्रसंग है, यह गौतम बुद्ध के निर्वाण से 8-9 वर्ष पूर्व पता चलता है कि इसका राज्याभिषेक हुआ था। ईसा पूर्व 483 में संभवतः गौतम बुद्ध का निर्वाण माना जाता है। निर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु। तो उसके 8-9-10 वर्ष पूर्व अजातशत्रु का राज्याभिषेक मानते हैं। उनकी मां वैशाली राजवंश की थी और पहले वह चंपा यानी आज का भागलपुर वहां का शासक था। और फिर जैसा बताया गया कि बिंबिसार ने उसे राजा बनाया। और उसके बाद जो नाटक का घटनाक्रम है वह अजातशत्रु को केंद्र में रखकर ही चलता है। इसलिए नाटक के सभी कार्य व्यापार अजातशत्रु के इर्द गिर्द घूमते हैं और नाटक का जो फल है उसका उपभोक्ता भी अजातशत्रु है। इस दृष्टि से भी वह नाटक का नायक है। और जैसा कहा कि बहुत आदर्श चरित्र नहीं है। जब नाटक में उसका पदार्पण होता है तो एक धृष्ट युवक के रूप में, उच्छृंखल युवक के रूप में दिखता है वह। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब
देवदत्त ने उकसाया। जानते हैं कि भगवान बुद्ध के चचेरे भाई और उनके प्रतिस्पर्धी थे देवदत्त। तो देवदत्त ने जब उकसाया तो अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया और उसे कारागार में मार डाला। भगवत शरण उपाध्याय ने इसकी चर्चा की है। जब राजा बन गया तब तो वो और स्वेच्छाचारी राजा हुआ, निरंकुश। उसकी स्वेच्छाचारिता इतनी बढ़ गई कि जनता त्राहिमाम करने लगी और जनता ने विद्रोह किया, उसको कर देने से इनकार कर दिया। जब उसने सुना कि जनता ने कर देने से इनकार कर दिया तो बहुत क्रोधित हो गया और कहा उसने कि मैं यह क्या कर सुन रहा हूं, भला कोई प्रजा ऐसा कहने का साहस कर सकती है? जिस व्यक्ति ने यह कहा उसकी जीभ निकाल क्यों ना ली गई? ऐसी मनोवृत्ति का था वह। हमेशा तलवार के बल पर राजकाज करने वाला। धीरे धीरे वह व्यवहार पटु भी कुछ हुआ। बहुत पराक्रमी था, वीर था। प्रसेनजीत को उसने पराजित किया और बाद के घटनाक्रम में जब वह खुद बंदी हुआ तो बंदी अवस्था में भी वह आत्मविश्वास से युक्त है। वह कहता है कि मैं तुमको उत्तर नहीं देना चाहता, दीर्घकारण नामक पात्र को। तुम्हारे महाराज से मेरी प्रतिद्वंदिता है, उनके सेवकों से नहीं। इस प्रकार का आत्मविश्वास उसमें है। और फिर बाद में चलकर उसमें अच्छे गुण आते हैं, सात्विक गुणों का उदय होता है उसमें। उसके जीवन का एक मधुर पक्ष भी है। कौशल की राजकुमारी बाजरा के प्रति वह अनुरक्त होता है और जब प्रेम भाव उसमें आता है तो उसके हृदय की कठोरता समाप्त हो जाती है और फिर वह एक अलग व्यक्तित्व के रूप में आता है। जब वह खुद पिता बनता है तब उसे पुत्र और पिता के रिश्ते का एहसास होता है और वह आत्मालोचन करता है। अपने पिता बिंबिसार के पास जाकर वह क्षमा याचना करता है और इस प्रकार वह एक अच्छे मनुष्य के रूप में सामने आता है। तो इस प्रकार नाटक का जो फल है कि राज्य द्वारा पुत्र आदि को प्राप्त कर तो करता ही है और साथ में आध्यात्मिक फल, अपना आत्मालोचन, आत्म परिष्कार और एक पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त करना, यह फल भी अजातशत्रु को मिलता है। इस प्रकार इस नाटक की अधिक सारी घटनाएं उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। नाटक के फल का वह उपभोग करता है तो वह नाटक के नायक के रूप में हमारे सामने आता है और फिर इस प्रकार जैसा कहा गया कि नाटक समाप्त होता है, एक शांत रस में उसकी समाप्ति होती है। कई और प्रसंग हैं इस नाटक के, कई और पक्षों की चर्चा करनी है जो हम लोग अगले संवाद में करेंगे। नाटककार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए जयशंकर प्रसाद। आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने की। यह नाटक भी अपने आप में बहुत उत्तम प्रकृति का नाटक है। आनंद आएगा इसे पढ़ने में, इसलिए छात्रों से आग्रह है कि इसको जरूर पढ़ें। इसके विभिन्न पक्षों पर हम लोग विचार करेंगे। आशा है आज के संवाद से अजातशत्रु के प्रति थोड़ी आपकी दिलचस्पी जागृत हुई होगी। अगले संवादों में हम लोग इसके विभिन्न पक्षों की पुनः चर्चा करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।